देश के कई मदरसों का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए हुआ और अब बिहार के एक मदरसे पर आरोप है कि वहां बम बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। पूरी खबर यह है कि 8 जून को बिहार के बांका में एक मदरसे में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। इस विस्फोट में मदरसे के इमाम की मौत हो गई और आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। चौंकाने वाली बात यह है कि ब्लास्ट के बाद इमाम के शव को गायब करने की कोशिश भी हुई और आसपास के घरों के पुरुष सदस्य भी भाग गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक मदरसे के अंदर से ही बम फटा। इसी घटना के बाद बिहार के बीजेपी विधायक ने मांग उठाई है कि बिहार के सभी मदरसों की जांच होनी चाहिए। अब देश हित में सवाल यह है कि मदरसे में बम कैसे आया? क्या वहां पर बम बनाने की तालीम दी जा रही थी? ब्लास्ट के बाद मौलवी का शव गायब करने की कोशिश क्यों की? धमाका कितना शक्तिशाली रहा होगा जिससे बिहार के बांका का ये मदरसा मलबे का ढेर बन गया। छत टूट गई और दीवारें कंकड़ की तरह बिखर गई और ब्लास्ट की वजह से आसपास के घरों में भी दरारें आ गई। इस धमाके में मदरसे के इमाम अब्दुल सत्तार की मौत भी हो गई। आठ जून को हुए इस धमाके के बाद बीजेपी ने बिहार की सभी मदरसों की जांच की मांग की है। मस्जिद, मदरसा, इन सारे जगहों पर केवल एक विशेष धर्म के मजबूती के लिए बात होता है, नफरत की शिक्षा दी जाती है और आतंकवादियों को मदरसों में पढ़ा लिखा करके तैयार किया जाता है, जो चाहता है कि भारत को भी दारुल इस्लाम बना दें। गनीमत यह है कि 8 जून को सुबह सुबह मदरसे में हुए ब्लास्ट के वक्त बच्चे नहीं थे, नहीं तो यहाँ हाहाकार मचा होता। मदरसे के आसपास रहने वालों के मुताबिक मदरसे में बम अंदर से ही फटा, लेकिन मदरसे में एक बम था या बमों का जखीरा, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। बोला कि देखिए बम जो है ना फटा तो अंदर से ही है, लेकिन ये बम ला के कौन रखा है ये हम लोग को जानकारी नहीं है इसकी। बिहार एटीएस मदरसे में हुए इस ब्लास्ट की जांच कर रही है। इस ब्लास्ट को लेकर कई चौंकाने वाले सवाल हैं। मदरसे में ब्लास्ट किस एक्सप्लोजिव से हुआ? मदरसे में बम बनाने की ट्रेनिंग चल रही थी या पहले से छिपाया गया था? ब्लास्ट के बाद मदरसे के मौलवी का शव छिपाने की कोशिश क्यों हुई? वो लोग कौन थे जो सुबह ब्लास्ट के बाद शाम को मौलाना का शव छोड़कर भागे? ब्लास्ट के बाद आसपास के घरों के पुरुष सदस्य क्यों भाग गए? ब्लास्ट के बाद मदरसा कमेटी से जुड़ा कोई भी व्यक्ति सामने क्यों नहीं आया? मदरसा की एक पूरी स्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग जो थी वो अब नहीं है, ध्वस्त है और इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो किन परिस्थितियों में यहाँ पे क्या रखा हुआ था, क्यों ब्लास्ट हुआ है, इसी को हम लोग अब जानने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के बांका के इस मदरसे में ब्लास्ट का बड़ा आतंकी कनेक्शन भी हो सकता है। इसीलिए सूत्रों के मुताबिक मदरसे में ब्लास्ट की जांच एनआईए को भी सौंपी जा सकती है, क्योंकि 2006 के बाद से ही बिहार आतंकवादियों के लिए सेफ जोन बन चुका है। एनआईए ने पहले ही रिपोर्ट दी थी कि इस बेल्ट में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के कई स्लीपर सेल मौजूद है। इसीलिए ये मांग उठ रही है कि बिहार में सभी मदरसों की जांच होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देश हित में आपको ये भी जानना चाहिए कि ये पहला मौका नहीं है जब देश के मदरसों और आतंकवाद का कनेक्शन जोड़कर देखा गया। इससे पहले कश्मीर से बंगाल तक और यूपी से असम तक कई मदरसों से आतंकवादियों का कनेक्शन जुड़ा। 12 अक्टूबर 2020 को कश्मीर के शोपियन में एक मदरसे के 3 उलेमाओं को आतंकी तालीम देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ये खुलासा हुआ था कि शोपियन के उस मदरसे से 13 आतंकवादी पढ़कर निकले थे। पुलवामा हमले में शामिल आतंकवादी सज्जाद भट्ट ने भी शोपियन के उसी मदरसे से तालीम हासिल की थी। इससे पहले नवंबर 2020 में
एनआईए ने मदरसा टीचर अब्दुल मोमिन को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए मुर्शिदाबाद से गिरफ्तार किया। सितंबर 2020 में यूपी के हरदोई से एक मदरसा टीचर को आतंकवादी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि ये टीचर मदरसों में आतंकी ट्रेनिंग और भर्ती का काम कर रहा था। 2019 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि बंगाल के बर्धमान और मुर्शिदाबाद के मदरसों का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए हो रहा है। अक्टूबर 2018 में गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत को बर्बाद करने के लिए मस्जिद मदरसे आतंकियों के हथियार बनते जा रहे हैं। जुलाई 2019 में ही यूपी के बिजनौर से एक मदरसे में भारी मात्रा में हथियार मिले थे। और अब सब जानते हैं कि हरियाणा के पलवल में एक मस्जिद का निर्माण आतंकवादी हाफिज सईद की फंडिंग से हो रहा था। अब सवाल यह है कि अगर भारत के मदरसों में कट्टरता की तालीम दी जा रही है तो क्या अब वक्त आ गया है कि भारत भी कट्टरता की पढ़ाई के खिलाफ फ्रांस वाला मॉडल अपनाए। फ्रांस में इसी साल एक क्रांतिकारी कानून पास किया गया जिसका पूरी दुनिया के मुस्लिम मुल्कों में विरोध हो रहा है। फ्रांस ने कानून पास किया है कि 3 साल से ज्यादा उम्र के सभी बच्चे स्कूल जाएंगे। इसका मतलब यह है कि फ्रांस में मदरसों की शिक्षा पर बैन लग चुका है। इसके अलावा फ्रांस ने मस्जिदों की फंडिंग, इमामों की ट्रेनिंग पर नजर रखने का भी फैसला किया था। इसका मतलब है कि कट्टरवाद बढ़ाने वाली मजहबी शिक्षा पर अब फ्रांस का पूर्ण नियंत्रण है। इसके अलावा फ्रांस ने विदेश से कट्टरवादी इमाम मौलानाओं पर बैन लगा दिया है जो फ्रांस में कट्टर इस्लाम को बढ़ावा देते थे। और अब देश हित में हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मदरसों की शिक्षा मुस्लिम बच्चों का जीवन स्तर उठाती है या उन्हें नीचे गिराती है। पीएचडी की पढ़ाई करने वाले छात्रों द्वारा की गई थीसिस का डिजिटाइजेशन करने वाली संस्था शोध गंगा के आंकड़ों के मुताबिक मदरसों में पढ़ने वाले सिर्फ 2% छात्र ही भविष्य में उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, जबकि 42% छात्रों का उद्देश्य भविष्य में धर्म का प्रचार करना होता है। 16% छात्र शिक्षक के रूप में धर्म की शिक्षा देना चाहते हैं। 8% छात्र इस्लाम की सेवा करना चाहते हैं, जबकि 30% का मकसद मदरसों से शिक्षा हासिल करने के बाद सामाजिक कार्य करना होता है, जबकि 2% छात्र भविष्य में धर्म गुरु बनना चाहते हैं। यानी मदरसों से पढ़ने के बाद विज्ञान का या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सफल होने की इच्छा नाम मात्र के छात्रों की होती है, लेकिन हमें लगता है कि इसके लिए छात्र नहीं बल्कि वो मदरसा व्यवस्था दोषी है जो धर्म की आड़ में छात्रों को आधुनिक शिक्षा से वंचित कर देती है। और इसके लिए मुस्लिम वोट बैंक की वो राजनीति भी जिम्मेदार है जिसमें 70 वर्षों तक मुसलमानों का तुष्टीकरण किया गया, लेकिन मुसलमानों को शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि की लाइन में सबसे पीछे ढकेल दिया। इसी तुष्टीकरण की आड़ में वर्षों तक अल्पसंख्यक महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति नहीं दिलाई गई, शरिया कानूनों को बढ़ावा दिया गया और मदरसों में शिक्षा और धर्म का गठजोड़ बनाकर अल्पसंख्यकों से आधुनिक शिक्षा के अवसर भी छीन लिए गए। कोई व्यक्ति क्या पढ़ना चाहता है, क्या पढ़ाना चाहता है, ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन देश हित में हम मानते हैं कि जिस देश में अलग अलग धर्मों के लोगों के अलग अलग कानून होंगे, अलग अलग शिक्षा व्यवस्थाएं होंगी, वो देश कभी एकता और अखंडता के साथ आगे नहीं बढ़ पाएगा।